सामाईन, आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका हमनवा शुजाउर रहमान। पुरखुलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामाईन, कायनात की तख्लीक से लेकर इंसान की जिंदगी तक हर शय रोशनी और तारीकी के इम्तिजाज से बनी है। जैसे दिन के बाद रात आती है, बिल्कुल उसी तरह खुशी के बाद गम भी इंसान के हिस्से में आता है। लेकिन फर्क ये है कि रात के बाद सूरज तुलू हो जाता है, मगर बाज दिल ऐसे होते हैं जिन पर अंधेरों का कब्जा लंबा हो जाता है और उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। यही कैफियत जब जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन आज के दौर का एक संगीन मगर आम मसला है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक दुनिया की बड़ी आबादी इस मर्ज से किसी न किसी दर्जे में मुतासिर है। ये मर्ज न सिर्फ जहनी सुकून को छीन लेता है, बल्कि जिस्मानी सेहत, ताल्लुकात और काम की सलाहियत को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। तो आज हम इसी खास और अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं KGMU के प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री डॉक्टर अनिल निश्चल साहब के पास। गुफ्तगू का उन्वान है समाज में बढ़ता डिप्रेशन और उसका हल। डॉक्टर अनिल निश्चल साहब, आपने हमसे बात करने के लिए अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमें ये बताएं कि ये डिप्रेशन क्या होता है, आखिर ये किस शय का नाम है? देखिए, डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जिसमें कि इंसान उदास रहता है, उदासी लगातार बनी रहती है, थकान ज़्यादा लगती है, शरीर में ताकत कम लगती है और नींद में परेशानियां आती हैं, भूख कम हो जाती है। कई बार जो इंटरेस्ट होता है अपने काम में रोज़मर्रा के, वो भी कम हो जाता है। तो इंसान अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम जो है वो लूज़ करता है। उसको लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं उतना काबिल नहीं रहा और एक उदासी का माहौल हमेशा बना रहता है। ऐसा नहीं है, जीवन में ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी अच्छे वक्त होते हैं, कभी खराब वक्त होते हैं और इंसान हमेशा खुश नहीं रहता या हमेशा उदास नहीं रहता। पर अगर बिना किसी कारण के एक लंबे समय तक, जिसको हम अक्सर 2 हफ्ते से ज़्यादा मानते हैं, लगातार इस तरह की कैफियत बनी रहे कि मन उदास है, परेशान है, हर समय कुछ करने का मन नहीं कर रहा, घबराहट, बेचैनी भी साथ लग रही है और कभी कभी कॉन्फिडेंस और एस्टीम जो है वो इतना कम हो जाता है कि इंसान के मन में इस तरह की बातें भी आने लगती हैं कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति का नाम डिप्रेशन है। जी, आपने बहुत खूब वाज़ेह किया। तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये भी बताएं कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या बुनियादी फ़र्क है? हमें कब इस बात को समझ लेना चाहिए कि कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार हो गया है और इसकी कौन कौन सी अलामात हो सकती हैं? देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन का बेसिक फ़र्क ये है कि एंजाइटी हम घबराहट को कहते हैं। घबराहट, बेचैनी रहना हर समय, वो ज़्यादा हो अगर, तो फिर वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आ जाता है। लेकिन डिप्रेशन में उदासी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। अक्सर डिप्रेशन में भी घबराहट, बेचैनी आती है, लेकिन वहाँ पर घबराहट, बेचैनी से ज़्यादा उदासी परेशानी होती है, हावी रहती है। और जबकि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में उदासी का कंपोनेंट बहुत कम होता है और बेचैनी, हर समय मन में कुछ ना कुछ परेशानी बने रहना, चिंता बनाए रहना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, हमें आप ये भी बताएं और ये फरमाएं कि डिप्रेशन के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन जैसी कैफियत जहन में घर कर लेती है? देखिए, डिप्रेशन के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, पर जो एक एक्सेप्टेड मॉडल है डिप्रेशन का, उसमें ये है कि हर एक इंसान का अपना एक लेवल होता है कि वो कितनी परेशानी को झेल सकता है। और दूसरा, वो बायोलॉजिकल होता है। वो अपनी सोच समझ जो बचपन से बना, जैसा सोच बनी, उसकी वजह से, कुछ जेनेटिक्स से, कुछ लोग फितरत से ही थोड़े घबराने वाले, थोड़ा डरने वाले होते हैं, है ना। तो एक अपनी फितरत होती है जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। एक जेनेटिक्स होती है जो हमें अपने बड़ों से मिलती है, विरासत की तरह ही आती है वो, तो वो एक बायोलॉजिकल विरासत है जो आती है। तो ये चीज़ें एक फैक्टर है।
दूसरा फैक्टर होता है कि हमारे जीवन की जो हमारी जिंदगी की परेशानियां, तो उसका भी एक लेवल है कि हम उस ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स तय करते हैं कि हम किस हद तक सह सकते हैं, हैंडल कर। हाँ, तो अगर उससे ऊपर निकलने लगता है तो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है। और शुरुआत में आदमी स्ट्रेस में इंसान जो है वो उसको मैच करने की कोशिश करता है, उसको हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है और स्ट्रेस बना ही रहता है तो फिर डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। पर साथ ही ये भी है कि बहुत से लोगों में कोई ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस ही से डिप्रेशन आए, बहुत से लोगों में ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फिनोमेना भी हो सकता है, जो कि दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनके इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। जी, बात वाज़ेह हुई। डॉक्टर अनिल निश्चल साहब, देखा जाता है कि आज इस तेज़ रफ्तार दुनिया में अक्सर व बेशतर नौजवान और ख़वातीन इस अवसाद यानी डिप्रेशन में मुब्तला होते जा रहे हैं। इसके पीछे क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, इन जनरल हमारा जो सोसाइटी है उसमें स्ट्रेस सभी के लिए बढ़ रहा है, खासकर जो नौजवान हैं आजकल के, उनके ऊपर एक पीयर ग्रुप प्रेशर होता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो ये कर रहा है, वो वहाँ पहुँच गया है, वो इसको इस तरह की नौकरी मिल गई है ना, और वो एक कंपटीशन सा करने की कोशिश करते हैं, किसी के पास इस तरह की बाइक है, तो ये एक नेचुरल सी बात है जो आजकल नौजवानों में होती है। तो हाँ, एक कंपैरिजन है। एक तो पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, दूसरा ये होता है कि एक हम लोगों का जो सहन शक्ति है, टॉलरेंस थोड़ी सी कम हो गई है। हम चाहते हैं जल्दी से हमको जो है हाँ अचीवमेंट मिल जाए, हम पा जाएं चीज़ें, और मेहनत करके वेट करने की जो कि मेहनत कीजिए और थोड़ा इंतज़ार करिए, धीरे धीरे रंग लाएगी, वो चीज़ें अब नहीं बच्चे समझते हैं आजकल के नौजवान। उन लोगों को बहुत क्विक सक्सेस चाहिए। तो जब एम्बिशंस मैच नहीं करते हैं फैक्ट्स से कि आपके एम्बिशंस कुछ हैं, इच्छाएं या आपकी चाहतें कुछ हैं, मगर उतना आप नहीं पा रहे हैं ज़िंदगी में सफलता या एक सक्सेस, तो फिर वो मिसमैच होता है। और दूसरा जो इन जनरल जो स्ट्रेस है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, आप देखेंगे कि कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है इस समय। कोई भी आपको एग्जाम देना हो तो बहुत लोग हैं देने वाले, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जॉब्स के लिए कंपटीशन बहुत है ना, और सेटिस्फैक्शन जॉब्स में उतना नहीं मिलता है इस एज ग्रुप को। तो वो थोड़ा सा बात है इंतज़ार करने की, वो एक नेचर थोड़ा सोशल चेंज है ना। और फिर आपने कहा ख़वातीनों के लिए जैसे, तो देखिए उसमें भी ये है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो सभी में इन जनरल बढ़ता है सोसाइटी में, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है ना, समय कम है, काम ज़्यादा है, घर की जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ रही हैं, है ना, तो उस तरह की चीज़ें भी आने लगी हैं। हमारी फैमिलीज पहले जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती थी तो उसमें काम बढ़ जाता था, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं, तो अब काम का डिवीजन ऑफ लेबर ख़त्म हो गया। अगर कोई एक जना बीमार हुआ तो पहले 4 लोग होते थे जो ध्यान रख लेंगे, अब वो एक जना बीमार होने से सब कुछ डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से स्ट्रेसेस जो है वो लेडीज़ के ऊपर भी बढ़ रहा है, और वो चाहे हस्बैंड के ऊपर स्ट्रेस हो, है ना, चाहे बच्चों का स्ट्रेस हो, वो मम्मी के ऊपर भी आएगा ही आएगा इनडायरेक्टली। तो ये सारे जनरल फैक्टर्स है जिसमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, और इस पेशेंस और जैसे मैंने कहा वो थोड़ा सा कम हो रहा है, टॉलरेंस कम हो रही है, हम लोग को गुस्सा जल्दी आ जाता है, उस तरह की चीज़ें हैं। यानी हम नौजवानों को सब्र करना सीखना होगा, क्योंकि सब्र का फल ही मीठा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये भी बताएं तो क्या इसके इजहार में भी फ़र्क हो सकता है, यानी मर्दों और औरतों में डिप्रेशन की अलामात के साथ साथ इसके इजहार में भी फ़र्क नज़र आता है? हाँ, कुछ फ़र्क होता है। अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो ज़्यादातर सिम्टम्स मर्दों में और औरतों में एक जैसे ही होते हैं जब अडल्ट हो जाते हैं। वो तो कि उदासी रहेगी और कुछ जैसे थकान रहेगी, शरीर में ताकत कम लगेगी, कुछ दर्द वगैरह परेशानियां महसूस होंगी, सिर दर्द होगी, ठीक महसूस नहीं होगा, शरीर थका लगेगा और मन काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन थोड़ा फ़र्क यहाँ पे आता है कि जो सोशल सेटिंग है उसमें
जो लेडीज़ हैं वो थोड़ा अपने अंदर ज़्यादा रखती हैं, रोना वगैरह होगा, अकेले में जाके परेशान हो जाएंगे, ये इस तरह का है। वो बोलती कम है, अब इजहार नहीं करती अपने मन की बातों का, अपनी फीलिंग्स का, है ना। बात करना चाहिए। हाँ, बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। और जो मेल्स हैं, मर्द लोग हैं, वो अक्सर उसको गुस्से की तरह निकालते हैं, तो वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज़्यादा हो जाता है। डिफरेंस आता है, जैसे हमने नौजवानों की बात करी, वो भी एडोलसेंट्स में जो है, एडोलसेंट्स में जो डिप्रेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट रूप इस तरह से लेता है कि वो एक तो गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ाएंगे, इरिटेबल रहेंगे, है ना। तो उस तरह का थोड़ा एक रेजिस्टेंस आएगा कि हम क्यों करें, हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्म जो है वो कई बार पहचानने में दिक्कत होती है कि बिहेवियर चेंज हो जाता है। और उदासी नहीं, वो कह रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा है उदास हैं, जब फोन में अपना लगे हुए व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड अंदर वो खुश नहीं है। तो वो उनका जो एक्सप्रेशन होता है थोड़ा इस एज ग्रुप में, स्पेशली टीन्स में, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो गुस्सा एग्रेशन की तरफ होता है। जी, वजह फरमाया आपने। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई ग़िज़ाएँ भी हैं या लाइफ स्टाइल ही है जिसे हम लोगों को चाहिए अपनाना, कि हम लोग उसको अपनाएं और एक सेहतमंदाना ज़िंदगी ज़हनी तौर से गुजार सकें और सभी का मेंटल पीस बरकरार रख सकें? हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हर कोई कर सकता है, और बीमारी जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उससे किसी हद तक बचा जा सकता है। तो उसको हम कहते हैं एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ मेंटेन करना, कि आप बीमारी के आने का इंतज़ार मत करिए, उससे पहले ही आप अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा रखिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ रहें। तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कि एक आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, वॉकिंग करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन किसी भी तरह की एक्सरसाइज ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं बॉडी में, जिसको कि हम कहते हैं नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स। तो वो आपके मन को खुश रखते हैं, वेलबींग की फीलिंग देते हैं। तो एक है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा पार्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस तो देखिए तभी खत्म होगा जब जिंदगी खत्म होगी, जब तक जिंदा है स्ट्रेस रहना ही है ना। इसलिए स्ट्रेस तो सबके पास आएगा, और कुछ हद तक का स्ट्रेस अच्छा भी होता है, वो हमारे से बेहतर काम करवाता है, मेहनत करवाता है। स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, पढ़ते हैं तो बेहतर परफॉर्म करते हैं, है ना। तो स्ट्रेस, वो दैट स्ट्रेस इज गुड, उसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं। पर फिर एक स्ट्रेस होता है जो अब ज्यादा परेशानी बढ़ाने लगता है ना, उसको हम डिस्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं कि आप एक टाइम मैनेजमेंट करिए, कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप एक रेगुलर लाइफस्टाइल मेंटेन करिए कि सुबह उठने का समय और शाम को सोने का समय उसको मेंटेन करिए। अक्सर बच्चे आजकल, खासकर नौजवान लोग, 1:30-2 बजे तक फ़ोन में लगे रहते हैं, है ना। फिर सुबह उठ के जाना भी है तो 7 बजे उठे, 6 बजे उठे, स्कूल जाना है तो जाना ही पड़ेगा वहाँ, या काम पे जाना है तो नींद पूरी नहीं हो रही है। तो एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारा, वो सोने का जैसा नेचर ने बनाया है कि भाई अंधेरा हो गया, हाँ अब सोना जाना चाहिए ना। तो रात को 10 बजे के करीब से लेके सुबह 6 बजे तक 7-8 घंटे की नींद, वो एक रेगुलर मेंटेन करना चाहिए बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक पार्ट ये भी होता है कि काम तो 10 होंगे आपके पास, लेकिन उसमें से ये हमें चुनना आना चाहिए कि इसमें से अर्जेंट कौन सा है। तो जो सबसे पहले अर्जेंट है, पहले उसको करिए, है ना। देखिए कि कौन सा काम कितना अर्जेंट और कितना इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कोई काम ऐसा होता है जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, 15 दिन जाना है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अच्छा कर लेंगे। और जब फिर ये होता है कि अरे कल ही रिपोर्ट जमा करनी है, तो वो स्ट्रेस बन जाता है, क्योंकि आज रात को ही खत्म करनी है ना। तो हमको अपना टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। फिर मेंटल पीस के लिए या मेंटली हेल्दी रहने के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या किसी भी तरह का मेडिटेशन, है ना, जैसे योगा वगैरह है, बहुत अच्छी चीज़ है। वो फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, और उसमें अगर आप कुछ मेडिटेटिव वो कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। इवन इबादत करना बहुत बड़ी बात है ना। भाई ऊपर वाला है कि नहीं, ये तो खुद ही वही जाने, ऊपर वाला। वो तो हमें बाद ही में पता चलेगा जब यहाँ से रुखसत होंगे, है ना। तो लेकिन जिन लोगों को विश्वास है उसमें, ऊपर वाले में, तो वो कहते हैं खुदा भाई आप संभाल लो, है ना,
अब ये प्रॉब्लम आ गई, आप संभाल लो, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। डिवाइड आप, और ऊपर वाला ऐसा है कि 100% कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, तो वो किसी को जाके कोई बताने वाले हैं, ठीक है। आप उनसे अपने मन की सभी बातें कह सकते हैं, पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ ना, पूरी तरह से, और कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सब कुछ, क्योंकि तो पहले से ही सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जो इंसान विश्वास रखता है तो उसको अपना पूजा भी रेगुलरली करना चाहिए, ताकि वो कनेक्शन बना रहे, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। जी, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने वाज़ेह करी अपनी तमाम बात। तो डॉक्टर साहब, आप हमें हमारे सुनने वालों के लिए ये भी बताएं कि ज़हनी सेहत के हवाले से हुकूमती सतह पर कौन कौन सी स्कीम्स, हेल्पलाइंस या इदारे मौजूद हैं जिनके पास जाके हम मदद ले सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ये आपका बहुत ही ज़रूरी है सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो सबसे पहले बात ये होती है कि किसी को डिप्रेशन होता है, लेकिन वो खुद ही नहीं समझ पाता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, और लोग बात करने से भी कतराते हैं। हाँ, तो बात करना चाहिए। WHO का बीच में एक वो भी आया था डिप्रेशन के लिए कि लेट्स टॉक। तो हम अपने परिवार वालों को, जिनको हम ट्रस्ट करते हैं, या अपने कोई अच्छे दोस्त हैं, उनसे अपनी बात कहनी चाहिए कि भाई मुझे जो है, एक तो अपने आप को पहचाने कि हाँ भाई मेरे को ये 2 हफ्ते से 3 हफ्ते 4 हफ्ते से, पिछले 3 महीने से मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, मेरी मन की स्थिति गड़बड़ है। तो अगर है वो तो पता चलता है, हम ये नहीं पता होता है कि ये डिप्रेशन है, तो हमको बात करनी चाहिए, ठीक है। और अगर कोई आपसे बात करे तो आपको भी उसको इनकरेज करना चाहिए, या खुद भी जब आपको लगे तो आपको एक स्पेशलिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। लोग साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का काम थोड़ा सा अलग है, वो टेस्टिंग और बाद में साइकोलॉजिकल थेरेपीज में आता है, और डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो MD साइकाइट्री, जो कि मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहिए, और ट्रीटमेंट टाइमली कराना चाहिए। जितना हम जल्दी कराते हैं ट्रीटमेंट, उतना ही अच्छा है। एक तो दवाइयों का असर जल्दी आता है, दवाइयाँ कम खानी पड़ती हैं, और तीसरा, जितना आप लंबा समय तक चलने देते हैं इस चीज़ को, उतना ही वो जीवन में समस्याएं, परेशानियां और बढ़ती चली जाती है। वो एक विशियस साइकिल बन जाता है कि आप काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका सीनियर बॉस भी गुस्सा हो रहा है कि भाई तुम्हारा क्वालिटी ऑफ वर्क ठीक नहीं है, फिर आपका और मन खराब होता है। तो ये बिल्ड अप करता रहती है समस्याओं को, और फिर वो उसी चीज को, डिप्रेशन को फीड करता रहता है। तो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। बहुत सारी हेल्पलाइंस अब अवेलेबल हैं, जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं, और बहुत सारे, जैसे इंडियन साइकाट्रिक सोसाइटी भी हेल्पलाइन करती है, जो साइकाट्रिस्ट की एसोसिएशन है नेशनल, उनकी भी हेल्पलाइंस हैं, है ना। बहुत सारे कॉलेजेस की हेल्पलाइन है हमारे यहाँ पर, जैसे कि 24 घंटे इमरजेंसी चलती है, तो कभी हर समय कोई डॉक्टर मिलेगा। अब ये नहीं है कि आप आ नहीं सकते हैं, आप दिन में आपकी जॉब है, काम है, आप रात को 8 बजे आ जाइए, है ना, सुबह 7 बजे आ जाइए, यहाँ मिलेगा कोई ना कोई। और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की दवाइयाँ कोई बहुत महंगियाँ नहीं हैं, जो इनिशियल दवाइयाँ हैं वो सस्ती ही होती हैं, पर बाकी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स बाकी सारी दवाइयों के लिए हैं, तो वो सारी ही इस पे भी लागू होती हैं। और जैसे अब अमृत फार्मेसी है, या प्रधानमंत्री वाला जो दवाई वाला जो ना, वो सब जगह पे ये मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हेल्प अवेलेबल है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं। जी, डॉक्टर अनिल निश्चल साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से, मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला और तमाम तरह के सवालात का बड़ी खुश उसलूबी के साथ जवाब दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी आपको शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बात करने का, और बहुत से लोगों तक बात ये पहुंचेगी तो किसी न किसी तरह से ऊपर वाले से हमें भी कुछ आशीर्वाद, दुआ मिलेगी। तो सामाईन, अभी आप फैजियाब हुए डॉक्टर अनिल निश्चल साहब से हुई एक जी इल्म गुफ्तगू से। गुफ्तगू का उन्वान था समाज में बढ़ता डिप्रेशन और उससे बचाव। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शुजाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। आदाब।